आइए हम आज बेहद अति सटीक संवाद प्रस्तुत करते हैं विश्व के भयावह भविष्य के बारे में। अभी यहाँ पर ना तीन शक्तियाँ बहुत चर्चित है, ईरान, अमेरिका और इजराइल। इन तीनों के कारण है ना विश्व का भविष्य अति अंधकारमय नजर आ रहा है। भारी नरसंहार हो रहा है, भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और न जाने क्या क्या स्थितियाँ बन रही हैं। तो आइए हम सब इसके बारे में एक गंभीरता से विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल और ईरान की। ईरान और इजराइल के बीच है ना एक बड़ा लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है और इसमें जो इजराइल ने है ना अभी जो वर्तमान में जितने भी जो नरसंहार किया है ना वो क्षमा योग्य नहीं है। ठीक है, जो हुआ ये तो हो ही गया, किंतु अब क्या हुआ कि इजराइल ने है ना ईरान को भड़काने के लिए उस पर हमला किया। अब ईरान ने भी है ना प्रतिशोध में हमला किया और इस बार ईरान ने है ना इतने क्रूरता और आक्रामकता के साथ हमला किया कि जिसकी परिकल्पना तक इजराइल को नहीं थी और न ही अमेरिका को थी। अमेरिका ने है ना इजराइल को पूरा समर्थन दिया और ईरान को बार बार चेतावनी दी, किंतु उसकी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। तो अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप ने इजराइल को ईरान पर हमला करने की स्वीकृति दी, सहमति दी। ईरान ने हमला कर दिया। अब ईरान को के हमले का है ना इतना क्रूर होगा ये इजराइल को संज्ञान नहीं था। ठीक है, ये भी हो गया। अभी आज जो यहाँ पर साजी सम्मेलन था ना उसमें ट्रंप भी गए थे और वह 20 सम्मेलन में से वापस अमेरिका आ गए और अमेरिका में बैठक की और वहाँ के सैन्य अफसरों को बुलाया और उनसे चर्चा की। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल की प्रतिष्ठा और अस्तित्व बचाने हेतु अब अमेरिका इजराइल के पक्ष में युद्ध करेगा और ईरान पर है ना अति क्रूर हमला होगा। उसने अपने स्क्वाड्रन भी भेजना शुरू कर दी। अब होगा क्या होगा। और इसी के साथ साथ ट्रंप ने और इजराइल ने है ना एक ये घोषणा कर दी कि ईरान की जनता है ना ईरान को खाली कर दी। अरे भैया, क्यों खाली कर दे? आप कौन होते हो किसी देश के बारे में हस्तक्षेप करने वाले? निश्चय ये आपका जो है ना लक्ष्य बहुत गंदा है, खराब है और प्रतिशोधात्मक है और मानवीय सिद्धांतों के विपरीत है। अब जो ईरान है ना उसने भी स्पष्ट कह दिया कोई कुछ नहीं होगा। यदि अमेरिका भी इजराइल के पक्ष में युद्ध करता है ना तो हम अमेरिका पर भी हमला करेंगे, उसका सामना करें। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इजराइल के पास में 8 प्रकार की मिसाइलों का भंडार भरा हुआ। उसने इतने मिसाइलें तैयार कर ली है, इतनी मिसाइल तैयार कर ली है कि जिसका एहसास अमेरिका को भी नहीं था और न ही मासूद को भी था। चले, अब ये सारी जो स्थिति बनी है ना अब देखते हैं कि अमेरिका ईरान पर कब हमला करता और ईरान उस हमले का कैसे जवाब देता। पर अभी तो वर्तमान में तो है ना ईरान बहुत भारी पड़ रहा है और वो उसके लिए तो मिसाइलें का हमला करने की खूब तैयारी कर रखी है। इतनी मिसाइलें मैं समझता हूँ कि उसने जो घोषणा की 2000 मिसाइल से हमला होगा और अब निकट भविष्य में है ना ईरान 4000 5000 मिसाइलों से एक साथ अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। आइए, अब यहाँ तक की बातचीत हुई और अब इस घटना के बाद है ना सारे विश्व के मुस्लिम राष्ट्र ईरान के साथ हो गए। इससे भी इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ी, नाटो राष्ट्रों की चिंता बढ़ी। G7 के सम्मेलन में सबने है ना इजराइल के प्रति वफादार रहने की, उसको सहयोग देने की घोषणा कर डाली। ठीक है, आपने घोषणा कर दी, जो भी था आपने उसका किया, किंतु अब यहाँ पर है ना
क्या हुआ कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका गए, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या डील हुई, किस तरह का अपमान हुआ, किस तरह का सम्मान हुआ, हम ये चर्चा नहीं करेंगे। हम तो बात ये करेंगे कि अब जो मुनीर ने एक घोषणा कर दी कि हम ईरान के साथ में हैं, और यदि अवसर आया ना और ज़रूरत पड़ी ना तो हम पाकिस्तान से इजराइल पर परमाणु हमला कर देंगे, परमाणु बमों की वर्षा कर दी। इस बात से है ना ईरान बहुत सख्ते में आया और उसने एक स्पष्ट कह दिया कि ईरान तो हमारा दुश्मन है ही, अब पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, और संभव है कि वह ईरान है ना, ईरान के इशारे पर जो पाकिस्तान ने जो बयान दिया था ना, उसके विरुद्ध में इजराइल पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकता और किसी भी क्षण कर देगा। और यदि उसने पाकिस्तान में परमाणु हमला किया ना तो पाकिस्तान तहस नहस तो होगा ही, किंतु उसका असर सीधा भारत पर भी पड़ेगा। अब ये जब यदि एक दो नहीं वहाँ करीबन 20-25 परमाणु बमों से हमला होगा तो वहाँ पर है ना जो रेडिएशन फैलेगा वो बड़ी विचित्र स्थिति है, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। ये भी एक भयावह स्थिति बनेगी, ये भी हमें इसका एहसास। और सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति तो अरब उसमें पड़ने वाली है। वहाँ पर अमेरिका और नाटो के है ना 8 सैन्य कैंप हैं, 8। और यदि अरब इसराइल जो मुस्लिम राष्ट्र है ना अमेरिका के और नाटो के सैन्य कैंपों पर हमला कर दिया ना तो वहाँ कितना भारी नरसंहार होगा जिसकी परिकल्पना हम कर सकते। अब वहाँ पर अमेरिका भी चिंतित है, नाटो राष्ट्र भी चिंतित है। अब तो क्या हुए जो सऊदी अरब में जो उनके सैन्य कैंप है ना उनको वापस शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, वापस आ जाएंगे। और यदि ऐसा होता है ना तो सारा ईरान के लिए और तो बहुत सुविधाजनक बात हो जाएगी। ये पूरा मामला हुआ। अब देखते हैं आगे की रणनीति क्या होती है, किस प्रकार की नीतियाँ बदलती रहती है, कब बदलेगी, कैसा परिवर्तन होगा। यह मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है और अब तो विश्व युद्ध होगा ही। अब यह भी तय हो चुका है कि विश्व युद्ध होगा। और अब जहाँ तक हमारी अपनी कल्पना है, हमारा अपना सोच है कि अब ईरान और सऊदी अरब मिलकर है ना इस्लामिक गणराज्य बनाने की विश्व में कल्पना कर सकते हैं और वो इस्लामिक गणराज्य भी बना सकते हैं। जो सपना था ना जो ये सद्दाम हुसैन का भी ये था, वे भी इस्लामिक गणराज्य बनाना चाहते। खैर अब कब बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इस प्रकार की योजना जरूर है। और ईरान है ना इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है। अब तो उसका सामना अमेरिका से होगा और हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल भी घुटनों पर आ जाए। और अब तो क्या है, यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है कि अरे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध बंद करवा दो। पुतिन है ना वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। चीन बिल्कुल ईरान को भरपूर सहयोग दे रहा है, उत्तर कोरिया ईरान को भरपूर सहयोग दे रहा है। ये स्थिति बन रही है और यहाँ पर है ना सब अपने अपने जो शस्त्र बेचने की होड़ में लगे हुए। ये तो स्थिति ये बनी। अब आइए हम जो विश्व की चिंताजनक स्थिति के विचार करने के बाद हम भारत के कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहते, और वो मुद्दा है अहमदाबाद प्लेन हादसे का। यह मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। विश्व की 8 कंपनियां हैं ना यह हादसे की जांच करने के लिए आई है। ब्रिटेन की है, अमेरिका की है और दूसरे उसकी भी है। अब यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, कैसी जांच होगी, जांच का परिणाम कब आएगा, क्या जो ब्लैक बॉक्स मिले हैं ना उनका सर सामने आएगा या कोई ब्लैक बॉक्स है ना बदल दिए जाएंगे, क्या होगा अभी कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे संदर्भ में अब एक बहुत बड़ा राज उजागर हुआ और वो राज ये है कि इस प्लेन हादसे में है ना अडानी कनेक्शन भी आया। अब ये कैसे आया ये भी एक मैं आपको बताता हूँ। जो है ना अहमदाबाद एयरपोर्ट का है ना मेंटेनेंस तुर्की की सेल्वी कंपनी करती।
और उसका सारा सब रख रखाव देखभाल वो करती थी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया ना, तो उससे तुर्की के खिलाफ माहौल से, तो जो उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट का ठेका है ना, वो सेल्वी को ख़त्म कर दिया। सेल्वी हाई कोर्ट गई, वहाँ भी उसको रियायत नहीं मिली, और ये सारा का सारा ठेका है ना अडानी इंटरनेशनल को दे दिया था। अब अडानी इंटरनेशनल के पास में इतनी तो तैयारियाँ थी नहीं, तो उसने क्या किया वहाँ पर, उसका अडानी कंपनी ने, कि सेल्वी के जितने भी कर्मचारी थे ना, सबको कहा कि हम आपको सैलरी देंगे, आप हमारी इस कंपनी में आ जाइए। तो सब लोग है ना सेल्वी छोड़कर अडानी कंपनी में शरीक हो गए, वे उसके कर्मचारी बन गए और वही मेंटेनेंस करने लगे, वो का वही चलने लगा। अब सेल्वी और तुर्की को बुरा तो लगा ही होगा, निश्चित ही बुरा लगा होगा कि इस प्रकार का अन्याय हुआ है। खैर ये बात भी अब दूसरी है कि किस प्रकार का क्या हुआ। अब यहाँ पर हम हादसे की बात करते हैं। अभी तक जो रिपोर्ट आई है ना, उसमें साफ जाहिर है कि 2 इंजन एक साथ बंद हो नहीं सकते, और जो है ना को बर्ड हीट भी कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आखिरकार इंजन क्यों बंद हुए। अब यहाँ पर जो वहाँ के जो इंजीनियर है, अफसर हैं, जो अडानी इंटरनेशनल के जो प्रभारी जो लोग हैं ना, वो उन्होंने किस प्रकार मेंटेनेंस किया, कैसी जांच की, ये भी एक मामला अति रोचक हो। अब यहाँ पर अभी तक सवाल ये आया है ना, हमने आज से 5 दिन पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि 2 इंजन है ना एक साथ खराब नहीं हो सकते। वही बात अब सामने आई। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हमें जो सूचना मिली थी ना उसके आधार पर ही हमने कहा। और जो ये दोनों इंजन फेल हुए ना, उसका प्रमुख कारण है कि इंजनों में सप्लाई फ्यूल की आपूर्ति बंद होना। ये बात हुआ, जो दोनों इंजनों में जितने फ्यूल था ना, जब तक तो वे ऊपर उठे, और जैसे ही उनको फ्यूल मिलना बंद हुआ तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया और प्लेन नीचे गिरने लगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार फ्यूल टैंक का है ना जो सप्लाई वाल्व है वो बंद किसने किया। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इसकी बात जांच होना चाहिए कि किसने किया, कौन है अफसर वहाँ पर, कौन है चेकिंग अफसर, कौन है दूसरे जो प्रभारी जिनको भी ऊपर सारी जवाबदारी है, इसका भी तो जानकारी होना चाहिए, उनके नाम भी उजागर होना चाहिए, किंतु नाम उजागर नहीं हो रहा। और जो ये है ना, अब तो अडानी का कनेक्शन सिद्ध हो रहा, क्योंकि अडानी कंपनी का ठेका है और सेल्वी के है ना जितने कर्मचारी सब अडानी इंटरनेशनल के कर्मचारी बन गए, तो अडानी भी है ना बहुत बुरे फंस गए। और यहाँ पर एक दूसरा एक कनेक्शन और आ रहा, और यह है कि जो रूपानी जी है ना गुजरात के पूर्व सीएम, वो 27,000 करोड़ का एक कोई बड़ा घोटाला उजागर करने वाले थे। इसकी भी भनक लग गई थी। तो जब ये ऐसा हुआ ना कि रूपानी जी को भी किसी भी हालत में हटा दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए, वे कुछ कर नहीं सके, हो सकता है कि जो विमान हादसा हुआ है ना वो एक साथी षड्यंत्र भी हो सकता है। और जब अडानी का कनेक्शन है, अडानी की जो गाइडलाइन के हिसाब से, उनके अफसरों की गाइडलाइन के हिसाब से इसे चला होगा। और जब फ्यूल टैंक का वाल्व बंद होना, ये और जो झूठी बातें की ना, ये सब घटनाक्रम तो हुआ ही होगा। अब यहाँ पर इसके लिए दोषी कौन है, इसकी जांच कौन करे। यहाँ कोई जांच नहीं होगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ब्लैक बाग के जो नाटक चल रहा है ना, वो 1-1.5 महीने तक ऐसा ही चलता रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, और अमेरिका की कंपनी आएगी, वो भी कुछ अपना स्पष्ट रूप कर देगी। इसी प्रकार है ना ब्रिटिश कंपनी भी आएगी, वो भी जांच करेगी, क्योंकि उसके भी 53 नागरिक मारे। मामला अति बेहद पेचीदा होता जा रहा है। जो हमने जो आपको ये सच्चाई प्रस्तुत की है ना, वो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। हम तो जो सच होता है ना, जो हमें सच का जो प्राप्त होता है, सत्य की जो बातें हमारे सामने आती है ना, हम उसको सीधे प्रस्तुत कर देते। हमने ये प्रस्तुत कर दी है, अब ये तो जनता को सोचना है
कि आखिरकार क्या हुआ है। और जनता में भी कोई इतने टेक्निकल आदमी नहीं है। अरे जब हम ही टेक्निकल हैं तो बेचारे आम आदमी कहाँ से टेक्निकल होंगे। और जो पायलट है ना, विशेषज्ञ जो प्लेन उड़ाने के विशेषज्ञ हैं, वो भी अपनी अपनी राय रखना है। और सबकी बातों पर एक ही बात आता है कि 2 इंजन एक साथ फेल नहीं हो सकते, और उनको पावर सप्लाई बाधित हुआ, जिसके कारण ये सारी घटना। अब मामला बहुत पेचीदा है। जांच करेगा कौन? हमारे यहाँ जितने भी जो यान दुर्घटना हुई है ना, उनकी रिपोर्ट भी आज तक सब गोलमाली है। और CDS का जो सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर था ना, वो भी क्रैश हुआ, उसकी भी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और यहाँ पर जो इसकी जो एयरपोर्ट की सुरक्षा की समिति है ना, वो रिपोर्ट देती है। वो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई, उन पर भी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। यानी सारा का सारा है ना, उन्माद का स्वरूप आता है, लापरवाही का स्वरूप आता है, और जिसके कारण ये हादसे हो रहे हैं। एक कल की ही बात है कि सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा प्लेन में बोइंग में बड़ी खराबी आ गई, उसको वहाँ कोलकाता में लैंड करना पड़ा। आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्यों इसमें नाटकबाजी हो रही है? अब तो यहाँ पर है ना, टाटा का भी रोल है, क्योंकि एयरलाइंस का है ना, अभी तो टाटा के पास में प्रभार है। परंतु यहाँ पर एक बात बता दूँ कि रतन जी टाटा ने है ना, जब इसका चार्ज लिया था ना, उसी समय भी उन्होंने बता दिया था कि हमारे जो एयरलाइंस के विमान है ना, उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है, और जो जितने भी सुझाव आए हैं ना, उन सुझावों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। ये भी अपराध है। अब बेचारे टाटा जी ने तो स्पष्ट कर दिया, रतन टाटा ने हर चीज़ खुलासा कर दी, और यह जो सुझाव आए ना, उनको मूर्त रूप देना ये किसकी जवाबदारी है? ये तो केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि ये सुझाव आए थे, इन पर अमल क्यों नहीं हुआ। उड्डयन मंत्रालय इसको देखे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। कुल मिलाकर लापरवाही का आलम है समूचे देश में। ये जो हमने है ना, और एक विशेष संवाद आपके सामने प्रस्तुत करना है, ये संवाद अपने आप में है ना बड़ा महत्वपूर्ण है, चौंकाने वाला भी है और सत्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। अब हमारा यह है ना विशेष संवाद आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।